सबको एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि मैंने आपको समझाई थी। तो मैंने आपको बताया था कि संधि किसे कहते हैं, वो भी आपको मैंने बताया कि जब दो वर्णों की यानी कि दो अक्षरों की एकदम नजदीकता से दोनों एक दूसरे के आसपास हो, उससे जो परिवर्तन आए उसी को कहते हैं संधि। और संधि के 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 तरह की संधि होती है और जिसमें से हम सीख रहे हैं स्वर संधि। संधि को आप एक तरह से आप संस्कृत की संधि आप समझ लोगे तो आपको हिंदी की संधि भी आपको समझ में आ जाएगी। मैं देख रहा हूँ लगातार ग्रुप में, शायद सुभाष सर भी आपको हिंदी की संधि पढ़ा रहे हैं। तो दोनों को एक दूसरे के नियम से आप कंपेयर करोगे तो जैसे ही रूल्स होंगे, कोई चेंज होगा नहीं। तो वो एक तरह से सेम ही होता है क्योंकि संस्कृत के व्याकरण से ही भारतीय भाषाओं का व्याकरण बना है। तो इसके रूल्स आपको समझ में आ गए तो वो संधि भी आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया, पहले मैंने आपको सिखाई दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के 4 नियम मैंने आपको बताया। अगर अ और आ के बाद अ और आ आए तो आ होता है। अगर ई और बड़ी ई के बाद दूसरी कोई भी ई आए तो बड़ी ई होता है। अगर ऊ और ऊ के बाद यानी कि दोनों तरफ अगर ऊ होगा या ह्रस्व हो या दीर्घ तो दीर्घ ऊ होगा। अगर दोनों तरफ रू होगा तो दीर्घ रू होगा। तो ये नियम हमने पहले आपको सिखाया दीर्घ संधि में। फिर मैंने आपको गुण संधि भी सिखाई। गुण संधि के 3 नियम मैंने आपको सिखाया कि अगर अ और आ के बाद ई आए, छोटा या बड़ा, तो उसके जगह पर क्या होता है ए। इसके उदाहरण मैंने आपको बताया था, इसमें है दीन प्लस इस दिनेश, जैसे कि महा प्लस ईश महेश, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, इस तरह से आपको बताया। फिर गुण संधि का दूसरा नियम मैंने आपको बताया कि अगर अ और आ के बाद उ आए, वो छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, तो उसकी जगह पर क्या होता है ओ। जैसे कि सूर्य प्लस उदय तो सूर्योदय, प्रश्न प्लस उत्तर तो प्रश्नोत्तर, हित प्लस उपदेश तो हितोपदेश। उसी तरह से मैंने आपको तीसरा नियम बताया था कि अ और आ के बाद अगर रू आए, वो ह्रस्व या दीर्घ, तो उसकी जगह पर क्या होता है और होता है। तो दोनों शब्द निकल जाएंगे और उसकी जगह पर और आ जाएगा। जैसे कि इसमें है महा प्लस ऋषि महर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु। तो इसी तरह से अब हम आगे सीखेंगे वृद्धि संधि। क्या सीखेंगे? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के नियम में ये है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अब समझिए। इसमें बताया गया है कि अगर अ और अ के बाद अगर ए आए, अगर अ के बाद अगर ऐ आए, अगर आ के बाद ए आए या फिर आ के बाद ऐ आए, तो इन चारों बारी में यानी कि अ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए या आ के बाद ए आए या आ के बाद ऐ आए, तो दोनों में, ये चारों सूरतों में ये शब्द ही बनेगा ऐ, 2 मात्रा वाला। तो वो याद रखना, वृद्धि संधि यानी कि थोड़ा बढ़ाना है, उसका बड़ा अक्षर करना है। तो ये याद रखना, ये नियम है। तो इसका एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको देता हूं, यहां पर लिखाई है और दूसरे कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पर लिखा है सदा प्लस एव, क्या है? सदा प्लस एव, तो उसका शब्द क्या बनेगा? सदैव। क्यों? क्योंकि सदा, दा के अंदर क्या स्वर है? आ। कौन सा स्वर आया? आ।
और पीछे आया ए, तो इन दोनों की जगह पर ये शब्द बन जाएगा ए। तो किस तरह से? तो सदा, शब्द क्या था? सदा। अब इसके अंदर से आ निकाल दो तो क्या बचा? सद। शब्द बन गया सद, हलंत हो गया, और पीछे से ए भी निकल गया, और इन दोनों की जगह पर शब्द क्या आया? ऐ। तो इसकी जगह पर ये सदैव, इस तरह से शब्द बन गया सदैव। जैसे कि शब्द होता है तथा प्लस एवं। जैसे कि मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूं, हो सके तो नोट डाउन कर लेना। तथा प्लस एवं, तो शब्द क्या बनेगा? तथैव। क्या बनेगा? तथैव। इसी तरह से आपने बुक में एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पहले पढ़ाते समय, तो क्या होता था उसमें? न प्लस एक, न प्लस एक। तो न के अंदर ए है और पीछे अ है और पीछे ए आया, तो शब्द क्या बनेगा? नेक। क्या बनेगा? नेक। तो ये याद रखो, अ और आ के बाद अगर ए आए, वो ए हो या अ हो, तो उसकी जगह पर हमेशा ये दो मात्रा वाला अ ही बनेगा। तो ये हमें हमेशा याद रखना है। इसी तरह से मानो कि शब्द है सदा प्लस ऐश्वर्य, ऐसे मैं यहां पर लिख रहा हूं सदा प्लस, यहां पर लिख रहा हूं ऐश्वर्य। तो आ के बाद अ आया, तो शब्द क्या बनेगा? सदेश्वर्य। क्या बनेगा? सदेश्वर्य। तो वो याद रखना है, अ और आ के बाद अगर ए आए तो अ होता है। वृद्धि संधि के दो नियम है, तो वो याद रखना। तो इस तरह से ए का अ होता है। फिर मानो कि दूसरा नियम इसमें बताया गया कि अ और आ के बाद, मानो कि अ के बाद अगर ओ आए, क्या है? ओ। अगर आ के बाद भी ओ आए, अगर अ के बाद अगर ओ आए, दो मात्रा वाला, और आ के बाद भी ओ आए, औ, तो इन चारों सूरतों में ये शब्द ही बनेगा ओ। तो वो याद रखना, थोड़ा लिखा ठीक से नहीं है। तो ये चारों जगह पर ओ ही शब्द बनेगा। आ और आ के बाद अगर ओ या फिर ओ आए, तो उसकी जगह पर ये शब्द ही बनेगा। कौन सा वाला? ये वाला, ओ। तो ये याद रखो, जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया गया महा प्लस औषधम। तो महा, हा के अंदर कौन सा स्वर है? आ, और पीछे आया औषधम, तो दोनों की जगह पर शब्द क्या बना? ओ। तो शब्द बन गया महोषधम। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर लिख के बताता हूं मैं आपको कि वन, वन प्लस औषधम, यहाँ ठीक से आ ही नहीं रहा तो यहां पर लिख दिया है। तो शब्द क्या बनेगा? वनौषधम। क्या? वनौषधम। तो इस तरह से शब्द बनेगा। दूसरा यहां पर एग्जांपल दिया गया है कि तव प्लस ओदनम, तव प्लस ओदनम, तो शब्द क्या बनेगा? तवोदनम, तवोदनम।
तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सदा प्लस औदार्य, सदा प्लस औदार्य, तो शब्द क्या बनेगा? सदो, सदोदार्य, इस तरह से शब्द बनेगा। तो वो आपको याद रखना है। यानी कि अ और आ के बाद अगर ए और ऐ, ओ और ओ आया तो शब्द क्या बनेगा? ओ। तो वो आपको याद रखना है। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे, आपको हिंदी की जो सुभाष सर एग्जाम्पल देते वो इससे ही मेल खाते होंगे, तो आप देख सकते, दोनों को मिलाकर समझोगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पर हमने कितने रूल्स पढ़े? 9 रूल्स। दीर्घ संधि के कितने रूल्स थे? 4। गुण संधि के कितने रूल्स थे? 3। और वृद्धि संधि के कितने रूल्स थे? 2। टोटल मिला के हुए कितने? 9। अब देखो, अगर आप स्वर समझते हो, कितने प्रकार के स्वर होते हैं संस्कृत में? 13 प्रकार के। तो उसमें से पहले मैंने आपको ह्रस्व स्वर समझा दो। ह्रस्व स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ और रू। अब देखो, जब अ और अ मिला तो शब्द क्या बना? आ, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ संधि का नियम है। अब स्वर समझ लोगे ना तो आपको संधि के ये 9 रूल्स याद रह जाएंगे। स्वर समझ लोगे, जब 2 बार अ और अ मिला तो शब्द क्या बना? आ, अक्षर क्या बना? आ। जब 2 बार ई मिला तो क्या बना? बड़ाई, दीर्घई, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जब 2 बार ऊ मिला तो क्या बना? बड़ाऊ। जब 2 बार रू मिला तो क्या बना? बड़ा रू। तो ये चारों स्वर ह्रस्व स्वर है और ये चारों स्वर दीर्घ स्वर है। जब 2 बार अ मिला तो ये आ बना, जब 2 बार ई मिला तो ई बना, जब 2 बार ऊ मिला तो बड़ा ऊ बना, जब 2 बार रू मिला तो बड़ा रू बना। तो पहले दीर्घ संधि के हम 4 नियम सीखे थे, वो चारों नियम इसमें आ गए। आप सिर्फ स्वर याद रखो कि पहला अ, जब अ और अ मिला तो आ बन गया, तो ये नियम आपको समझ में आ गया। जब दूसरा स्वर आता है ई, जब ई और ई मिला तो दीर्घ ई बन गया, तो वो आपको समझ में आ गया। जब ऊ और ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन गया, जब रू और रू मिला तो बड़ा रू बन गया। तो ये 8 स्वर हो गए। तो पहले 4 स्वर थे और दूसरे 4 स्वर उनके मिलने से ही बने। पहले 4 स्वर आपस में अपने अपने आप से मिले ना, तो दूसरे 4 स्वर दीर्घ स्वर मिल गए, तो उसी से हमने सीखी दीर्घ संधि। अब मैं आपको गुण संधि के नियम बताता हूं। अ और ई मिला, क्या मिला? अ और ई, तो क्या बना? ए। ये गुण संधि का नियम है। जब अ और ऊ मिला, अ और ऊ मिला तो क्या बना? ओ। क्या बना? ओ। तो ये गुण संधि का नियम आ गया। एक अर वाला अलग है, वो इसमें नहीं आता। ये 2 स्वर भी आपको समझ में आ गया। अब जब अ और ए मिले, अ और ए मिले तो क्या बना? ऐ। क्या बना? ऐ। और फिर जब अ और ओ मिले तो क्या बना? ओ। तो एक दूसरे से जुड़ने से ये 9 स्वर बने हैं। तो अगर आप ये स्वर की रचना ही समझ लोगे तो आपको संधि अपने आप, ये 9 नियम आपको समझ में आ जाएंगे। कोई नियम अलग होता नहीं है। चारों अक्षर किस तरह से बने हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे।
अब आगे चलते हैं जन संधि। देखो ये संधि सिंपल नहीं है, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगी, तो ये ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान देना। जन संधि के 3 नियम है। कितने नियम है? 3। पहला नियम मैं आपको बता रहा हूं कि जब, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए कि जब ई और ई के बाद, देखो अब तक हम जो सीख रहे थे ये गुण संधि और वृद्धि संधि, इन दोनों में पहला अक्षर कौन सा आता था? अ या फिर आ। प्लस के आगे क्या होता था? अ या फिर आ। लेकिन वृद्धि संधि में ये दोनों अक्षर अलग अलग हो गए। यहां पर पहला अ नहीं होगा, यहां पर अलग अक्षर होगा। तो पहला नियम है पल वसारडा। मैंने अपना नेटवर्क चेक कर ही लिया है बेटा, तो बार बार मुझे मत कहो कि सर अपना नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क चेक करो। ओके, आगे कहते हैं, तो इसमें नियम बताया गया। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिए, वरना मैं आपको लिखकर भेज दूंगा कि जब ई और ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद अगर कोई दूसरा अन्य स्वर आए, यानी कि ई के बाद कोई दूसरा ई नहीं, कोई दूसरा ही स्वर आए, तो ई के स्थान पर क्या होता है? य। क्या होता है? य। वो भी कैसा? हलंत, पूरा य होता नहीं। और उसके बाद अगर कोई दूसरा स्वर है तो वो य के अंदर मिल जाएगा। ये नियम है। यहां पर लिखा है, देखो, ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आता है, असमान यानी कि ई नहीं हो, दूसरा ही स्वर आए, तो ई के स्थान पर क्या होगा? य। क्या हो जाएगा? य। और बाद का स्वर वैसा ही रहता है, यानी कि इसके पीछे जो स्वर है वो वैसा ही रहेगा, वो य के अंदर मिल जाएगा। इसलिए यहां पर शब्द दिया गया इति प्लस आदि। तो यहां पर समझो, इति प्लस आदि, मैं यहां पर लिख के समझा रहा हूं, आप समझिए कि इति, यहां पर क्या लिखा है? इति प्लस आदि। इस तरह से ध्यान देना। अब देखो यहां पर कौन सा स्वर है? ई, और पीछे कौन सा स्वर आया? आ। तो ये असमान है, एक जैसे नहीं है। तो असमानता के कारण यहां पर ई के स्थान पर कौन सा अक्षर करना है हमें? य। कैसा करना है वो भी देखो, यहां पर हलंत लिखा है। तो य करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा, ई पहला रह गया, इस तरह से हो गया। अब देखो ई के स्थान पे य आ गया, तो आप सिंपल तरीके से समझते हो कि कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता, वो हमेशा आधे ही होते हैं। तो उसके अंदर से हमने ई निकाल दिया, त के अंदर से ई निकाल दिया, तो त कैसा हो गया? हलंत आधा, और य भी कैसा है? आधा। और पीछे वाला जो स्वर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा लिखा है। तो अब पीछे जो स्वर है वो य के अंदर मिलेगा, तो य कैसा बन जाएगा? या। और पीछे वाला दी, इत्यादि। इस तरह से शब्द, हम ऐसे कई शब्दों का उपयोग करते हैं संधि करके ही, लेकिन हमें पता नहीं है। अभी मैं आपको सारे नियम बताऊंगा। इति प्लस आदि, तो शब्द क्या बना? इत्यादि। और एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैं लिखकर कहता हूं, इति प्लस अपि। क्या है? इति प्लस अपि प्लस अपि। तो अब देखो ई के बाद दूसरा स्वर आया,
तो क्या हो गया, इति निकल जाएगा, ई निकल जाएगा तो आधा हो जाएगा इत्यपि। क्या हो जाएगा, इत्यपि। वो याद रखो, जैसे कि यहां पर लिखा है प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, तो शब्द क्या बन गया, प्रत्येकम। क्यों, त के अंदर जो ई है वो निकल गया और पीछे वाला स्वर य के अंदर मिल गया, क्योंकि ई के स्थान पर तो य आ गया, तो शब्द बना प्रत्येकम। क्या बना, प्रत्येकम। जैसे कि आप शब्द का उपयोग करते होंगे, अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। प्रति शब्द क्या है, प्रति प्लस उपदेश, क्या है शब्द, प्लस उपदेश। तो ई के बाद दूसरा स्वर आया तो ई के स्थान पर य लगाओ, य लगा दिया, उ उसके अंदर मिला दो, प्रत्युपदेश। शब्द क्या बना, प्रत्युपदेश। इसी तरह से मानो के शब्द है इति प्लस आदेश। क्या है, इति प्लस आदेश, तो शब्द क्या बनेगा, इत्यादेश। यहां पर लिख के कहता हूं मैं, इति प्लस आदेश, तो शब्द क्या बनेगा, इत्यादेश। इत्यादेश, इस तरह से, तो वो याद रखो। फिर मानो कि हम कहते हैं आगे का नियम कि ऊ के बाद अगर कोई दूसरा असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या होता है, व। तीन नियम है इसके, इस संधि के, यण संधि के भी तीन नियम है, जिसमें हम दो नियम का भरपूर उपयोग करते हैं, बहुत ही ज्यादा। एक आखिरी नियम का उपयोग हम कम करते हैं, ये उससे शब्द बहुत कम बनते हैं। तो दूसरा नियम बता रहा है कि रू के बाद अगर कोई दूसरा, ऊ के बाद अगर कोई दूसरा, ऊ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो ऊ के स्थान पर कौन सा अक्षर करना है, व। ये वाला व, हलंत, वो भी कहता हलंत, और पीछे का स्वर ऐसा ही रहेगा, वो आगे में मिल जाएगा, तो वो याद रखो। जैसे कि यहां पर लिखा है सु प्लस स्वा आगतम, सु प्लस आगतम, तो देखो सु, अब इसके अंदर स्वर क्या है, उ, और पीछे आया आ, तो इसके अंदर से उ निकल गया तो स हो गया आधा, और पीछे उ के स्थान पर वो बन गया और आ उसके अंदर मिल गया, तो स्वा, स्वागतम, ये शब्द बना, स्वागतम। हम बोलते हैं ना स्वागतम, ये दो शब्दों से बना है, सु प्लस आगतम, वो याद रखो। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, खलु, यहां पर मैं लिखता हूं खलु, खलु प्लस एश, क्या होगा, खलु प्लस एश, तो देखो ऊ के बाद दूसरा स्वर आया तो शब्द क्या बनेगा, खल वेशः, क्या बनेगा, खलवेशः। तो वो याद रखना कि अगर ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो उसके स्थान पर हमेशा व होगा
और पीछे वाला जो स्वर है वो ब के अंदर मिल जाएगा। वो कैसा है? हलंत है, पूरा नहीं है। तो फिर आगे एक नियम बता रहे इसमें, और एक एग्जांपल मैं आपको इसका देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं आपको कहता हूं गुरु, गुरु प्लस आज्ञा। क्या है? गुरु प्लस आज्ञा। तो अब देखो उ के बाद दूसरा स्वर आया, तो उ के स्थान पर हमें क्या करना है? व। तो र हो गया आधा, आधा र लिखा जाता नहीं, वो यहां पर आ गया, और पीछे वाला स्वर मिल गया, गुरुवाग्ना। शब्द क्या बना? गुरुवाग्ना। तो वो याद रखो, यानी कि जब उ के बाद कोई दूसरा स्वर आएगा तो उ के स्थान पर हमेशा व की मात्रा ही व ही बनेगा, और पीछे वाला स्वर उसके अंदर मिल जाएगा। ये पांचों नियम जो आज हम 5 नियम पढ़ेंगे, वो पांचों नियम मैं आपको आज लिख कर सेंड कर दूंगा। ओके, आगे कहते हैं अब नया नियम। अगर रू के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या बनेगा? र। क्या बनेगा? र। देखो यहां पर मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। मातृ, तो इसके अंदर स्वर क्या है? रू। पीछे शब्द आया आज्ञा। तो रू निकाल दो, तो देखो तो हो गया आधा, और उसके बाद आता है र। तो आप सिंपल तरीके से समझे, जब आधा त और पीछे र मिले तो शब्द क्या बन जाता है? त्र। क्या बनता है? त्र। और पीछे आ है तो वो इसके अंदर मिल जाएगा त्रा, मात्राग्ना। शब्द क्या बना? मात्राग्ना। इसी तरह पितृ प्लस आदेश, ऐसा शब्द है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिख के कहता हूं पितृ, पितृ प्लस आदेश, तो शब्द क्या बनेगा? पित्रा, पित्रा देश। तो इस तरह से शब्द बनेगी, वो आपको याद रखना है। तो इसके नियम, हम यण संधि के कितने नियम है? 3 टोटल नियम हम कितने सीखे? तो गुण संधि के 4, यानी कि दीर्घ संधि के 4, गुण संधि के 3, वृद्धि संधि के 2 और यण संधि के 3। यानी कि कितने नियम हुए? पहले में नियम बताए हमने 4, फिर दूसरे में गुण संधि के 3, वृद्धि संधि के 2 और यण संधि के 3। तो टोटल नियम कितने हुए? 12। तो ये 12 रूल्स आप याद रखोगे तो आपको स्वर संधि ठीक से समझ में आई जाएगी। स्वर संधि की ये 12 नियम ही है। इसकी 9 नियम के लिए तो मैंने आपको शॉर्टकट की भी समझाई। आप अपने स्वर समझिए, स्वर किस तरह से बनते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि अपने आप समझ में आ जाएगी। जन संधि थोड़ी अलग है, तो वो अलग तरह से समझनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहां पर लिखा है अद्य प्लस एव, अद्य प्लस एव। तो देखो अ के बाद ए आया तो क्या बनेगा? अद्येव, ये आएगा आंसर। अद्येव। देव प्लस ऐश्वर्यम, शब्द बनेगा अ के बाद अय आया तो देवे, 2 मात्रा कर दो, देवेश्वर्यम।
ये आंसर आएगा। तत्र मातृ प्लस ऋणम, तो उसका आंसर आएगा मातृणम, ये आंसर। अगर आपको लिखना है तो साथ में लिखते जाना। तत्र प्लस आसित, अ के बाद आ आया तो शब्द क्या बनेगा? तत्रा, तत्रासीत, तत्रासित। यदि प्लस अपि, हाँ ये देखो ये अलग है, ये आपको ठीक से समझना चाहिए। तो मैं पहले ये वाले आंसर के जवाब मिटा देता हूं, बाद में उसका आंसर देता हूं। यदि प्लस अपि, तो ई के बाद कौन सा स्वर है? अ। यहां पर लिखता हूं मैं, देखो यदि, तो यहां पर ई की मात्रा है और पीछे आया अ, तो हमने नियम समझा है कि अगर ई के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो उसके स्थान पे य होगा। तो सिंपल तरीके से आप समझो, देखो मैंने आपको सिखाया कि द के बाद अगर य आए तो शब्द क्या बनता है? द्य। तो या द आधा हो गया, उसके जगह पर आया य, तो ये इस तरह से लिखना है, यद्यपि। आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, यद्यपि। मैंने आपको पिछले साल भी समझाया था कि आप ये शब्द जो लिखते हो ना, ये शब्द, इसके अंदर य है, द और य, इसके अंदर द और य की मात्रा है। तो यहाँ द आधा हो गया, उसके पीछे य आया और पीछे अ मिल गया तो य शब्द बना। तो इसे बोलना क्या है? यद्यपि। आप विद्यालय बोलते हो ना, तो उसमें विद्यालय बोलना है, विद्यालय नहीं, कि उसके अंदर द नहीं है। तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद आगे लिखा है, मिटा देता हूं मैं। तो सारी संधि हो गई, अब संधि को अलग करना है। सु प्लस उक्ति, तो इस तरह से कर दो, सु प्लस उक्ति ही। श्रीश, श्री प्लस ईश, इस तरह से, श्री प्लस ईश। उसके बाद स्वागतम, तो इसी में आंसर दिया गया है, सु प्लस आगतम, टेक्स्ट बुक में ही है। तंडुल प्लस ओदनम, तो इस तरह से लिखो इसको, तंडुला प्लस ओदनम, यहां पर लिख रहा हूं ओदनम, तंडुलोदनम। रमेश, रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईशा। तो ये हो गई आपकी पूरी एक्सरसाइज। आशा करता हूं आपको ये सारी संधि समझ में आई होगी। मैं इसके आंसर की भी आपको सेंड कर दूंगा आज ही, और आगे के जो नियम लिखे हैं वो भी मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगा, तो कर लेना। चलिए, अब मैं आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं ले लेता हूं। चलिए, मैं आपको बारी बारी से अनम्यूट कर लेता हूं। जिसको क्वेश्चन हो तो मुझे एक हैंड भेज दे, यानी कि मैं उसी को प्रश्न पूछ लूंगा। चलिए, लक्ष्य, क्या क्वेश्चन है लक्ष्य? अपने आप को अनम्यूट करो। यस लक्ष्य। लक्ष्य, कोई क्वेश्चन है? ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है? जिसको क्वेश्चन है वो मुझे बताइए। प्रीत, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। प्रीत, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। क्या क्वेश्चन है प्रीत? फिर से म्यूट क्यों कर दिया? जल्दी बोलो प्रीत।
बार बार अपने आप को म्यूट कर देते हो। क्वेश्चन क्या है, जल्दी बोलो। और किसी को कोई क्वेश्चन है? प्लीज, क्वेश्चन नहीं है तो लिख के, नो लिख के मुझे भेज दो। अगर क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर रहा हूं तो आप फिर म्यूट कर दो अपने आप को। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? तो आपको ये अभी मैं थोड़ी देर बाद मैं सारे नियम लिखकर आपको सेंड कर दूंगा, और हो सके तो ये आप अपनी किसी भी बुक में लिख के रखना ताकि आपको याद रखे। संस्कृत की बुक बनानी नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। चलिए, 1 मिनट 2 मिनट ही बची है, लेकिन हम जल्दी कर देते, कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रीत, क्या क्वेश्चन है? प्रीत, प्रीत, प्लीज कोई क्वेश्चन है तो बोलो मुझे। अपने आप को अनम्यूट करो। यस प्रीत। चलिए, आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं।